अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में जो मामला छाया हुआ है और बहुत ज़ेर बहस है। कुछ तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बहुत बड़ी ख़बर है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो मैं तो आपका एनालिसिस इस पर लाजमी जानना चाहूँगी, क्योंकि पल में तोला पल में माशा, अनप्रडिक्टेबल शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप, जब वो पूरी दुनिया के बखिए उधेड़ रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, पॉलिसीज़ खींच तान रहे हैं, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं उनका जो हाल हुआ उसके बाद लोग कानों को हाथ लगा रहे थे, उनसे किसी को खैर की तवक्को नहीं थी, ऐसे जैसे सबकी शामत आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस से उनका पहला खिताब हो और उसमें वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दें, तो ये गैर मामूली ख़बर नहीं है आपके ख्याल में? बिल्कुल गैर मामूली ख़बर है और गैर मामूली इंसिडेंट है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यही फ़ैसला किया था कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, ये फ़ैसले हैं, ये ख़बरें हैं, वो पहले 3 महीने में देनी है ताकि एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाए डोनाल्ड ट्रंप का। तो उसमें ये भी एक एजेंडा आइटम था और उसने इसका पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी जिक्र किया था कि जिन लोगों ने वो एबी गेट के अटैक किया था काबुल एयरपोर्ट पे, जिसमें 13 अमेरिकन मरीन्स मारे गए थे और मेरे ख्याल 170 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए थे। तो ही इज़ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दिस कि आई विल ब्रिंग देम टू जस्टिस एंड आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट। तो मेरा ख्याल है, और वो आप कहते भी हैं कि उसके वन ऑफ द पहले जो फ्यू ऑर्डर्स थे तो उसने यही कहा था FBI को, CIA को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को कि एक्सपेडाइट करें इस चीज़ को, पता करें व्हाट हैव यू डन। अब तो वो सिलसिला ऐसे ही है कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन थी उनके पास, CIA के पास वगैरह, और वो ज़ाहिर है इन चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, वो पीछे पड़े रहते हैं। उनका काम ही है टू फाइंड आउट कि जिसने अटैक किया अमेरिकन को वो कहाँ है, क्या नहीं है, और वन बाय वन उनको पिक ऑफ किया जाए। तो वो तो इंटेलिजेंस चल रही थी उनकी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अब इस स्टेज पे एजेंसियों ने, अमेरिकन एजेंसियों ने अंडर प्रेशर फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप कोई कंक्लूसिव किस्म की चीज़ पेश की है कि हाँ, हमें पता है कि फ़लाने बंदे फ़लानी जगह पे बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे या ईरान के बॉर्डर पे शायद वो वहाँ उन्होंने पनाह ली भी है और इनको हमने एक्स्ट्राडाइट करना है या मारना है या पकड़ना है। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान को इस इंफॉर्मेशन के साथ आगाह किया है। और फिर अब आगे बात कुछ थोड़ी सी कंफ्यूज है। अमेरिकन सोर्सेज ये कह रही हैं कि अमेरिकनों ने ये कहा कि हमारे पास ये पक्की इन्फॉर्मेशन है कि ये बंदा और इसके दोस्त जो हमें वांटेड है ये इस इलाके में है और आप मेहरबानी करें, हम ऑपरेशन करना चाहते हैं जैसे हमने उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन किया था, मगर इस दफ़ा हम आपको इन कॉन्फिडेंस लेके और आपके साथ मिल के ऐसा ऑपरेशन करना चाहते हैं। क्योंकि ये अब अमेरिका की वो फुटप्रिंट नहीं है ना। पहले तो वो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, उनके एयरबेसिस थे, उनकी लिस्टिंग पोस्ट थे, सब कुछ था, सो दे कुड उस किस्म का ऑपरेशन कर सकते थे। मगर अब बलूचिस्तान और ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अमेरिकन ऑपरेशन नहीं कर सकते विदाउट पाकिस्तानी सपोर्ट। तो इसलिए ये कहना कि जी हम करना चाहेंगे ऑपरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा होगा कि आपके साथ मिल के एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, बिकॉज अकेले वो ऑपरेशन नहीं कर सकते जैसे उन्होंने OBL का ऑपरेशन किया था। उनके रीच में नहीं है ना। तो ये हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा हो कि वी विल प्रोवाइड इंटेलिजेंस एंड सम बूट्स ऑन ग्राउंड, और आप भी हमें अपने रिसोर्सेज दें एंड वील डू अ जॉइंट ऑपरेशन। मेरा ख्याल है इन्होंने फिर आगे से ये कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं जॉइंट ऑपरेशन की, आप इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एंड हम कंडक्ट करके ऑपरेशन विल डू इट आवरसेल्व्स। ज़ाहिर है ये अच्छा फ़ैसला था। अगर ये जॉइंट ऑपरेशन होता तो अमेरिका ने सारी क्रेडिट खुद ले जानी थी कि हमने किया ऑपरेशन विद सम हेल्प। मगर अब ये है कि सारे का सारा ऑपरेशन जो है ऑन द ग्राउंड जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया है। एंड आई थिंक सो दैट्स वाई, और करके दिखा के और फिर हैंड ओवर किया है, कामयाब किया है। तो आई थिंक दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रंप इसको अपने नंबर भी लगाना चाह रहा था। और ये मुश्किल हो जाता है ये कहना कि हमने खुद ही किया है। सवाल बहुत से खड़े हो जाते हैं, आपने कैसे किया विदाउट पाकिस्तान सपोर्ट। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे सोचा कि इट्स बेस्ट टू अप्रिशिएट एंड थैंक पाकिस्तान फॉर इट। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इट्स अनदर बिग डेवलपमेंट कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है मैं करके दिखाता है, और एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि
उसने ये जो यूनियन स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में जो जिक्र किया इस चीज़ का, नंबर तो आपने लगाना चाह रहा था, जाहिर है कि देखे मैं आया हूँ और मैंने कहा था मैं करूँगा और मैंने कर दिया, करके दिखाया। और सारी हमारी FBI, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, CIA, दे वर ऑल इन्वॉल्व, और हमने ये आते सार मैंने ये ऑर्डर्स कर दिए थे। मगर ही हैड टू एक्नॉलेज पाकिस्तान हेल्प, एंड आई थिंक ये आपकी बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप आमतौर पे ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता किसी की, वो तनकीद ही करता है, और छोटी मोटी तारीफ़ भी करनी हो तो हल्की सी करता है। ये तो एक यूनियन एड्रेस के अंदर पाकिस्तान को खुसूसी तौर पे तारीफ़ करना, ये उसे पता था वो क्या कर रहा है। आपको पता है कि PTI के लोग और कुछ कांग्रेसमैन कुछ काफ़ी प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डाल रहे थे कि आप इस फौजी हुकूमत का, इस हाइब्रिड हुकूमत का तनकीद करें, इमरान को सपोर्ट करें एंड सो ऑन। कुछ बैन के लिए एक्ट भी लाने की बहुत कुछ करने की कोशिश हो रही थी। अब आपको बात समझ आती है, जो पहले बात हमें समझ नहीं आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप चुप क्यों था। इतना प्रेशर उस पर पड़ रहा था फ्रॉम कांग्रेस एंड कंस्टिट्यूंसीज एंड कांग्रेसमैन और मीडिया, जो कि PTI चला रही थी, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। तो डोनाल्ड ट्रंप चुप था, यहाँ तक कि जो एक दो लोग बात कर रहे थे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक, उनको भी उसने चुप करा दिया। याद है ना आपको? उन्होंने कह दिया कि आप बगैर अप्रूवल के आप बात ना करें। तो इसका मतलब ये अब समझ आ गई ना क्या बात है, क्योंकि ये प्लानिंग हो रही थी इस ऑपरेशन की, और पाकिस्तान हुकूमत की और फौज की उनको तावन की ज़रूरत थी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वो साइलेंट है, ही डिड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू प्लीज द लोकल लॉबी। तो उस वक्त ये था कि शायद कर दे, शायद जिक्र कर दे, शायद कोई छोटी सी ट्वीट कर दे, उसने बिल्कुल परहेज किया। अब आपको समझ आएगी उस बात की कि क्योंकि ये ऑपरेशन को कम से कम महीना डेढ़ लग गया होगा इसकी प्लानिंग के अंदर, ठीक है ना, बिकॉज पहले अमेरिकनों ने चेक किया, फिर काउंटर चेक किया, फिर उसके बाद रब्ता किया पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा हम आपको सोच के बताते हैं ऐसी बात है कि नहीं है। फिर इन्होंने आपस में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बैठ के सर बैठाए होंगे कि जी गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस मिल लिया होगा शहबाज साहब को कि भाई अब हमने क्या करना है। फिर ये फैसला हुआ होगा कि तावन करना चाहिए, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फिर ये पूछा होगा कि हम कर भी सकते हैं कि नहीं। फिर ये आगे से जवाब मिला होगा कर तो सकते हैं, एक्सट्रैक्शन टीम्स भी हैं हमारे पास, ट्रेनिंग भी हमने की हुई है इस किस्म के सिचुएशन के लिए, मगर वी नीड इंटेलिजेंस। हमारे पास तो वो ड्रोन्स और वो सैटेलाइट इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो अमेरिकनों से लेनी पड़ेगी, तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये 90-100% हम खुद नहीं कर सकते। तो फिर ये सारी बातें टू एंड फ्रो हुई होंगी। और मैं समझता हूँ जब आर्मी चीफ UK भी गए हैं तो वहाँ भी इस्तेमाल किया होगा अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दीज इश्यूज एंड टू, जिसे कहते हैं ना, ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड और कितना अच्छा सीक्रेट ऑपरेशन था कि ये किसी जगह पे बाहर नहीं बात निकली, और कितनी एफिशिएंसी के साथ। तो ये सरप्राइज मिला। तो हाँ, सरप्राइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता, नहीं तो वो तो देखिए इस किस्म के जो लोग होते हैं वो तो हर कहीं महीने डेढ़ के बाद मूव करते हैं, दे नेवर स्टे इन वन प्लेस। तो इसको ये मतलब था कि टाइम भी, जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस एरिया में ये हैं, तो किसी वक्त भी वो वहाँ से मूव कर सकते थे अगर हिंट भी उनको मिल जाती। और वैसे भी आम तौर पे कोई इस किस्म के जो लोग होते हैं रेजिस्टेंस में जो इन्वॉल्व होते हैं, टेररिस्ट हों, फ्रीडम फाइटर्स हों, जो भी आप उनको कह लें, दे नो दे आर बीइंग हंटेड, दे कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। ये एक एलिमेंट्री प्रिंसिपल है ऑफ गेरिल्ला वॉरफेयर कि आप एक जगह पे बैठ नहीं जाते, आप मूव करते हैं, तो हाइडआउट्स में चेंज करते हैं, मूव करते हैं। तो ये बड़ा ख़तरा था कि यहाँ से मूव ना कर जाएंगे, फिर क्या होगा। तो इट वाज ऑब्वियसली कि टाइम वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, सीक्रेसी वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर जो पूरी जो अटैक करनी थी वहाँ, वो भी तो चुप करके तो नहीं बैठे हुए थे ना, दे आर्म्ड, दे हैड हाइडआउट्स एंड सो ऑन। तो इट मस्ट हैव रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड प्लानिंग। और आई थिंक फुल मार्क्स वी हैव टू गिव टू आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड आवर मिलिट्री, जिन्होंने ये ऑपरेशन जो है फ्रॉम A to Z किया। एंड ऑफ कोर्स अमेरिकन इंटेलिजेंस हेल्प्ड एंड एक जॉइंट ऑपरेशन हो गया। मैं आपसे पहले भी कहता था कि अमेरिकन मिलिट्री एंड एजेंसीज़ और हमारी मिलिट्री एंड एजेंसीज़ के बड़े क्लोज तल्लुकात हैं, और कभी भी एक दूसरे को ये के ख़िलाफ़ नहीं जाते, सपोर्ट करते हैं। और मेरा यही मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जिस किस्म की हुकूमत जो भी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान की साइड लेगी। दे विल नॉट गो बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। एंड ये अब क्लियर हो रहा है कि 1.5 महीने से, जनवरी से लेके अब तक ये प्लानिंग हो रही थी इस चीज़ की, बिकॉज वो खुद अमेरिकन कहते हैं हमने जनवरी के अंदर सून एज डोनाल्ड ट्रंप के इससे ऑर्डर्स किया, हमने चेक वेक किया, हमने इंक्रीज कर दी सर्वेलेंस, और हमें विद इन 15 डेज पता चल गया कि ये सिचुएशन है, और हमने पाकिस्तानियों के साथ शेयर की।
और पाकिस्तानियों ने फिर कहा हम भी कंफर्म करते हैं, इन्होंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए होंगे, फिर जाके कॉन्फर्मेशन हुई, फिर फर्दर रेकी हुई, फिर सैटेलाइट डेवलपमेंट्स हुई, फिर प्लान्स बने. It was a full-fledged, I must say, very impressive operation. And I think to answer your question, it is very important in the development. आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से वो जो प्रेशर बिल्डअप कर रहा था, जो पीटीआई और बाकी लोग बिल्डअप कर रहे थे, उसको डिफ्लेक्ट कर दिया. और अब आगे भी कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एंड पाकिस्तानी मिलिट्री विल बी डायरेक्टली इन्वॉल्व. और मैं समझता हूँ कि देयरफॉर पीटीआई अगर ये समझ रही हैं कि उनकी बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करेगा, तो मैं नहीं समझता कि उस तरीके से वो करेगा. अगर करता भी है जैसे वो तवक्को करते हैं, और बड़ी मायूसी हुई होगी. और जाहिर है वो पीटीआई के लोग तो यही कहेंगे कि जी क्या बिग डील है, जैसा आपने सवाल पूछा. सलमान अकरम राजा साहब ने कहा खुश होने की जरूरत नहीं, बचकाना है ये खुशी. कोई बचकाना नहीं है. यहाँ तो दूसरे कैंप में तो बड़ी खुशी मनाई जा रही है कि नाउ वी हैव अ रिलेशनशिप बैक ऑन ट्रैक. और एंड इट्स ट्रू, क्योंकि आगे जो इश्यूज है वी कैन डिस्कस दोज आल्सो. वो क्या इश्यूज हैं जिनका इशारा आप कर रहे हैं? आगे अमेरिका ने तो इंडिकेट कर दिया ना, इसके बाद तो कंफर्म हो गया ना कि IS खोरासान, दाइश जो है, ये अटैक उन्होंने की थी. और अभी भी अमेरिका ने काफ़ी अरसे से कहा कि हमें ख़तरा TTA से नहीं है, हमें ख़तरा दाइश से है, क्योंकि उनकी ग्लोबल एम्बिशंस है. और इसमें एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग निकली है ना, जो कंफर्म करेगी दाइश की जो ग्लोबल एम्बिशंस है, जैसे अलकायदा की थी जी, वो ये कि इसमें कुछ ये भी एडमिट किया है ना शरीफुल्ला ने कि इन्होंने किस तरीके से रशिया के अंदर मॉस्को में जो ओपेरा के करीब जो अटैक हुआ है, वो भी इन लोगों ने प्लानिंग की थी. तो अब ये तो क्लियर होगी ना कि ये अगर रूस तक मॉस्को तक पहुंच सकते हैं, तो ये फिर वेस्ट तक भी पहुंच सकते हैं. तो आई थिंक अमेरिका विल बी वेरी अलार्म्ड बाय दिस. और अब वो आगे इनके साथ जो राब्ते होंगे पाकिस्तानियों के साथ, वो यही होंगे कि अमेरिका जो है वो चाहेगा कि दाइश के ऊपर बड़ी क्लोज स्क्रूटनी रहे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हों, उनको ख़त्म किया जाए. और मैं समझता हूँ कि TTA जो है वो भी खुश होगी इससे, बिकॉज TTA को भी थ्रेट है ना फ्रॉम दाइश. तो ये शायद कोई, मेरा ख्याल है कि जॉइंट ऑपरेशंस अगेंस्ट TTA तो नहीं, मगर अगेंस्ट दाइश हो सकते हैं. वो कैसे होंगे, आई डोंट थिंक देयर विल बी अ मिलिट्री इंटरवेंशन, बट सिलेक्टेड असैसिनेशंस वगैरह हो सकते हैं, जिसमें अमेरिकन्स माइट शेयर सम इंटेलिजेंस विद द पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसीज माइट गेट इनटू ऑपरेशंस, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको खबर मिलेगी कि फलाना असैसिनेट हो गया है. आपको पता ही नहीं लगेगा किसने किया किसने नहीं किया. बट मेरा ख्याल द टारगेट विल नॉट बी द तालिबान. टारगेट अभी अफगान तालिबान नहीं होंगे किसी सूरत में भी. द टारगेट विल बी दाइश. दाइश तो खुद अटैक करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर, वो तो खुद कह रहे हैं, और अमेरिका के खिलाफ तो वैसे ही है. तो आई थिंक ये एक नया डायमेंशन बन जाएगा. एक और भी डायमेंशन बनेगा जो अमेरिका ने रेज कर दिया, वो है TTA के खिलाफ कि जी हमारा जो एयरबेस है बागराम का जी, वो हम वापस लेंगे, वो हमें वापस मिलना चाहिए. बहुत बड़ा, इट वाज द बिगेस्ट एयरबेस इन द एंटायर रीजन, एंड बहुत से हथियार भी छोड़ गए हैं वो पीछे. उन्होंने तो वैल्यू भी लगा दी है. तो ये एक इशू बन गया है बिटवीन अमेरिका एंड TTA, और ये चलेगा इशू. ये डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे लगा रहेगा. और पाकिस्तान का इससे बड़ा इंटरेस्ट है वो ये है कि पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि अमेरिकन वेपन्स जो पीछे रह गए हैं, दे आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान. जी, ये तो ये एक और हैंडशेक का बिटवीन पाकिस्तानी एजेंसीज एंड अमेरिकन एजेंसीज एक प्लेटफॉर्म बन गया फॉर हैंडशेक. बिकॉज एक कहता है हमारे हथियार वापस मिलने चाहिए, दूसरा कहता है बिल्कुल आप ले जाए अपने हथियार, ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं. तो आई थिंक ये एक और एरिया बन गया है, मगर ये बहुत मुश्किल एरिया है. उसकी वजह यह है कि अमेरिकन कोई थ्रेटन तो तालिबान को नहीं कर तो सकते हैं, मगर कोई फ़ायदा कोई नहीं, और कोई तरीका नहीं है उनके पास वो वेपन्स लेने का. वो पाकिस्तान को ही कह सकते हैं कि आप नेगोशिएट करके तो हमारी कोई बात बनाए उनके साथ. अब पाकिस्तान के साथ तो TTA नेगोशिएट कर ही नहीं रहा. मगर ये ज़रूर है कि TTA के अंदर, एज वी मैंशनड आई थिंक इन लास्ट वीक्स प्रोग्राम, कि TTA के अंदर भी डिफरेंसेस ओपिनियन है. एक ग्रुप है जो कहता है कि हमें फॉरेन रिलेशंस हमारे होने चाहिए, लाइक डिप्लोमेटिक जो जैसे स्टेट्स के होते हैं, लेन देन होनी चाहिए, डीलें होनी चाहिए. दूसरा है वो कहता है नो, वो अभी भी ये समझते हैं अमेरिका इज़ द ग्रेट सेटन, शैतान है अमेरिका. अलबत्ता वो दे डोंट बिलीव इन अलकायदा, उनकी जो फ़लसफ़ा था, मगर डेफिनेटली दे आर नॉट रेडी टू डू डील विद अमेरिका. मगर मैं उस प्रोग्राम में भी मैंने इशारा किया था कि ये जो इंटरनल स्ट्रगल है
एक है जो कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है कि आप लेजिटिमेसी मिले आपको, आप एक नॉर्मल रियासत की तरह जो भी इंटरनल पॉलिसीज़ बननी है बनाएं, मगर एक नॉर्मल रियासत की तरह आपका इंटरनेशनल बिहेवियर होना चाहिए ताकि रिकग्निशन मिले। अभी रिकग्निशन ही ना मिल रही रियासत, तो ये इश्यूज चलेंगे आगे। और मेरा ये ख्याल है कि इंटरनल पावर स्ट्रगल होगी वहाँ, और जो जिसके ऊपर ये सारे इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। और तो फिर उस वक्त अगर ऐसे होता है कि नॉर्मल रिलेशंस होते हैं, और अगर नॉर्मल रिलेशंस के तहत कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनते हैं, लेन देन होती है, तो उस लेन देन के अंदर ये इट इज़ इंटायरली पॉसिबल, आज नहीं, अगर इंटरनल पावर स्ट्रगल कामयाब हो जाती है अगेंस्ट दी अखुनज़ादा, द करंट लीडर ऑफ द TTA, हाँ, अगर उनके खिलाफ वहाँ कोई और ग्रुप हावी हो जाता है, तो इट इज़ इंटायरली पॉसिबल कि कल को एक ऐसी डील हो जाए कि ये अमेरिका के हमें आपको इतने पैसे देते हैं और ये हमारे हथियार है, ये वापस करते हैं आप। अमेरिका में बाय बैक इट्स वेपन्स, बट द बाय बैक मे नॉट बी कि हम वेपन्स खरीद रहे हैं, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिकग्निशन, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एड फॉर वेरियस थिंग्स, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड कंसेशंस वगैरह वगैरह, तो कोई डील हो सकती है, मगर अभी वही उसकी कोई चांस नहीं है। मगर ये इशू है फॉर द अमेरिकन्स एंड फॉर द पाकिस्तानीज, तो पाकिस्तानी और अमेरिकन इसके ऊपर भी तावन करके तालिबान के साथ बातचीत करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक तो ये जो आज हुआ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कल को कोई और अटैक होती है तो अगेन पाकिस्तान विल बिकम इम्पॉर्टेंट, अगर उसकी ओरिजिन्स अफगानिस्तान है, इट विल बिकम इम्पॉर्टेंट। एंड सिमिलरली आई थिंक ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ द आर्म्स दैट वर लेफ्ट बिहाइंड, देयर विल बी इश्यूज, एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल फॉलो अप ऑन सम ऑफ दीज इश्यूज। अगर उसने फॉलो अप ना करना होता तो वो ये इसकी बात ही ना करता कि जी $6 अरब के हमारे हथियार पड़े हुए वहाँ, ठीक, और पाकिस्तान भी ये ना कहता। तो आई थिंक आगे देयर आर एवेन्यूज फॉर कोऑपरेशन। और फाइनली एक बात जिसका पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, और जो मैंने ये भी कहा है कि इस वक्त जब आर्मी चीफ UK में थे, तो उन्होंने बहुत अमंगस्ट अदर इश्यूज ऑफ सीटिंग सपोर्ट फॉर हिज, जी, उन्होंने मेरा ख्याल है ऑफर ये भी किया है ना कि जी हम अपने पीस कीपिंग ट्रूप्स, और अब लग ऐसे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप will succeed in getting a ceasefire. तो अगर ceasefire होगी तो उसमें यूरोपियन ट्रूप्स तो नहीं होंगे, तो they'll need troops from outside. तो अगर ऐसी चीज़ होती है तो पाकिस्तान again will come into the western stream. तो मेरा ख्याल है that is one source of protection for this regime against Imran Khan and his populist support. तो backfire कर गया है ना, वे जो जितनी लॉबिंग थी या PTI, backfire आप नहीं कह सकते आशा, आप ये कह सकते हैं backfire, तो आप ये कह सकते हैं नाकाम हो गया because of this development. बैकफायरिंग कुछ और चीज़ होती है। हाँ, लेकिन इन अ वे जो हमेशा ज़ल्मे खलीलज़ाद इस करंट सेटअप के खिलाफ ट्वीट करता है कंटिन्यूसली, हमने देखा, और डोनाल्ड ट्रंप उठ के इस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो PTI के लिए धचका है। ज़ल्मे इज़ आउट ऑफ द लूप, ज़ल्मे की वहाँ कोई हैसियत नहीं है। ज़ल्मे वो डेमोक्रेटिक पार्टी का नेगोशिएटर था, वो फारग हो गया था, उसकी अब कोई हैसियत नहीं रही, उसके सिर्फ यही था कि मेरा ख्याल है अब वो कंसल्टेंसी करता होगा या इस किस्म की, he is of no consequence in American politics nor in international politics. कोई इस किस्म की जिसकी कोई हैसियत हो इस किस्म की ट्वीट्स नहीं करता। रिस्पॉन्सिबल ट्वीट्स की जाती हैं, ये बड़ी इररिस्पॉन्सिबल किस्म की बातें थी। इट वाज जस्ट aimed at pleasing the PTI lobby. ओके, तो अब आपके एनालिसिस से हम ये समझें कि पाक अमेरिका ताल्लुकात जो इससे पहले आपस में म्यूचुअल ग्राउंड्स नहीं थे, रेलेवेंस नहीं रही थी, अमेरिका को ज़रूरत नहीं रही थी पाकिस्तान की, तो क्या ये बहाली की तरफ जा रहे हैं? जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसका एक बार इजहार कर चुके हैं कि धोखेबाज है पाकिस्तान ने झूठ बोले हमारे साथ, डोनाल्ड ट्रंप का ही ट्वीट था 2018 में सबसे पहला, तो ये रेस्टोरेशन की तरफ जा रहे हैं और वही जो पहले ताल्लुकात थे उस नहज पे? Then? ये एक टेम्पररी किस्म की रिलीफ है इन माय व्यू। आगे जो इश्यूज हैं अगर उनके ऊपर प्रोग्रेस ना हुई तो डोनाल्ड ट्रंप किसी का दोस्त नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज उसने ये तारीफ़ की है, कल फिर वो कुछ ऐसी बात कर सकता है कि PTI वाले जो है उछल पड़ेंगे और वाह वाह करनी शुरू कर देंगे और यहाँ फिर पसूड़ी पड़ जाएगी, वो ये की किया है। सो डोनाल्ड ट्रंप यू कांट प्रिडिक्ट एंड मैवरिक है। आज वो ये उन्होंने ये बात की और बाय द वे फॉर हिम इट वाज अ बिग थिंग टू एक्नॉलेज पाकिस्तान। मगर ये 2-3 महीने के बाद ही इज़ क्वाइट केपेबल of again putting pressure on Pakistan in a different way. ये तो उसने प्रेशर रिलीव किया ना, कम किया, मगर वो फिर बढ़ा सकता है अगर उसको बात पसंद ना आई या कोई बात आगे बढ़ी ना। मगर मैं समझता हूँ अभी इन द शॉर्ट टर्म
कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, बिकॉज आगे वो सीज़ फायर की बात आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, आगे वो ट्रूप्स की बात आ रही है, एंड आई थिंक दे विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये सारा सीज़ फायर का जो एजेंडा है ये डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा है, ठीक है ना, ये यूरोपियंस का तो नहीं है ना, इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप विल सीक असिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान टू प्रोवाइड पीस कीपर्स, और आई थिंक दिस इज़ अ गुड साइन फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए अगर ये तवक्को आप करें कि अगले 6 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप फिर जो है पाकिस्तान की तनकीद करना शुरू कर देगा, मैं समझता हूँ दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बेसिकली ट्रंप विल वांट टू यूज़ एज मच एज पॉसिबल जो भी फैसिलिटीज़ या पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं, ये तो हो गया। अफ़गानिस्तान का इशू चलेगा, आर्म्स का इशू चलेगा, सिमिलरली पीस कीपिंग का इशू चलेगा। अच्छा, तो क्या यू कांट एक्सपेक्ट कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त को पीटीआई की बात सुन के और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री के ऊपर कोई प्रेशर डालेगी, आई डोंट थिंक सो। तो उन्होंने अपने मफादात ही देखे और आपने बताया कि क्यों खामोश थे, उन्होंने कोई ऐसा ट्वीट भी नहीं किया, बयान भी नहीं। अब समझ आ गई ना बात, अब समझ ये पीछे बात ये चल रही थी। हाँ, लेकिन जिस तरह से दाइश के खिलाफ या दाइश कमांडर के खिलाफ इस नौयत का ऑपरेशन जॉइंट एफर्ट के साथ किया गया, क्या पाकिस्तान दाइश के रडार पे आ सकता है फॉल आउट में? अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी दाइश को बड़ी गर्मी चढ़ी होगी, ये होगा वो होगा। देखिए क्या नहीं वो कर रहे ऑलरेडी, टीटीए, टीटीपी, दाइश, जितनी बलोच रेजिस्टेंस, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं सब कुछ कर रहे हो। इसीलिए तो ये पिछला साल जो गुजरा है कितनी ज़्यादा अटैक्स हुई हैं, टेररिस्ट अटैक्स हैं। जी, इंडेक्स पे सेकंड पे पाकिस्तान इज नाउ द सेकंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री फॉर टेररिज्म। वो बुर्किना फासो एंड आई थिंक सीरिया में जो कुछ होता रहा है, बट तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो आई थिंक आई डोंट थिंक कि जी इसमें कोई रिप्राइजल्स होंगे, इसके वो होंगे भी तो वो तो वैसे भी वो कर रहे हैं। तो अब हो सकता है एक आध ऐसी अटैक आए और IS कहे कि आपने क्योंकि ये किया है, हमारा बंदा हैंड ओवर किया है तो हमने ये इंतकाम लिया है, बट दैट्स नो बिग डील। वो तो किसी वक्त अगर वो अटैक आज कर सकते हैं तो कल कर सकते हैं, तो उनको एक रीज़न की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी उनके फ़लसफ़े में है। तो ये फिक्र करना कि जी इसकी वजह से अब टेररिस्ट अटैक्स बढ़ जाएंगे, मैं नहीं समझता कि उसकी वजह से टेररिस्ट अटैक्स बढ़ेंगे। टेररिस्ट अटैक्स बढ़ेंगे अगर आपकी जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं या प्लान है अगर वो इनफेक्टिव रहा, तो ये तो उनका प्लान काफ़ी अरसे से है। इसीलिए तो पिछले साल 100% से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुई हैं पाकिस्तान के ऊपर, एंड देर ऑल फ्रॉम ऑल साइड्स। IS भी कर रही है, TTP भी कर रही है। सो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैव एनी मेजर इम्पैक्ट। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक आध अटैक अब आगे आएगी तो उसको कहा जाएगा कि ये IS ने अपना बदला लिया, समथिंग लाइक दैट। बट दैट डजंट मीन कि इसकी वजह से और बढ़ जाएंगे, नहीं। वो जितनी उनके पास कुव्वत है या ताकत है वो कर रहे हैं और वो करेंगे until and unless there is an operation to degrade the IS। वो अभी ऑपरेशन लॉन्च नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि वो ऑपरेशन IS को डिग्रेड करने के लिए विदाउट अमेरिकन अप्रूवल और इंटेलिजेंस वो मुश्किल होगा। मगर अगर अमेरिकन आप सपोर्ट करें पाकिस्तान को एंड दे हैव अ जॉइंट ऑपरेशन अगेंस्ट IS तो फिर शायद कामयाब हो जाए। ठीक है, आपने मुतफरिक पहलू इसके एड्रेस कर दिए। मीनवाइल हम देख रहे हैं कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान पे ब्लेम गेम शिफ्ट करने की कोशिश। नायब तर्जुमान का ये कहना है कि दाइश खुरासान के जो सेंटर्स हैं, मराकज़ हैं या हाइड आउट्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। तो इस नौयत के इल्ज़ामात के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा? दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस नौयत का इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान चलती रही है, कभी तातुल का शिकार नहीं हुई। सेठी साहब का एनालिसिस आपने जाना, और भी पहलू एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पॉलिसीज़ का हर जगह चर्चा है और कुछ ट्रैवल बैन उसके लिए उन्होंने तजावीज़ तलब कर ली हैं। जल्दी बैन लगने लगा और उसमें सर फहरिस्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम कोट किया जा रहा है सोर्सेज से। मुझे जो मैं आपसे बात कर रही थी उसी इशू के हवाले से आपसे सवाल ये करना है कि आने वाले दिनों में आपने कहा ये जो ताउन है वो एक्सटेंड होगा, तो क्या पाकिस्तान से मज़ीद अफराद की हवालगी का मुतालबा किया जा सकता है और इसके मतलब पाकिस्तान को क्या मिलेगा? वेरी इंटरेस्टिंग, गुड क्वेश्चन। आई थिंक बेसिकली ये जो प्रपोज़ल अब सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो वो मुल्क जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं इलीगल मैन पावर या टेररिस्ट, उनको टारगेट किया जाए और रिस्ट्रिक्ट किया जाए उनके, तो उस वक्त पाकिस्तान वाज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, ये चीज़ अभी हुई नहीं थी। तो ये खबर अब आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा भी एक ऑर्डर की इशू किया है। मगर अब जो आपको इसके ऊपर रिविजन नज़र आएगी वो यही आएगी कि बेसिकली दिस इज़ टारगेटिंग अफगानिस्तान। एक तो ये क्योंकि बेसिकली जो टेररिज्म आ रही है वो अफगानिस्तान से आ रही है। दूसरा ये कि पिछली जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है
डेमोक्रेट्स की, उन्होंने 20,000 अप टू 50,000 अफगान्स को रिहेबिलिटेट करने का वादा किया है, जिसमें से 10-20,000 अवेट कर रहे हैं, उनकी क्लियरेंस हो गई है मगर अभी तक वो गए नहीं है वहाँ। तो ये दिस इज एम्ड एट स्टॉपिंग देम। अच्छा, अब पाकिस्तान, क्योंकि उनमें से बहुत से जो हैं वो पाकिस्तान में रीसेटल हो गए हैं, और यही पाकिस्तान का रोना है कि आपने हमें कहा था कि इनको रख लें थोड़ी देर के लिए और इनके हमें वीज़े शीज़े हम कर रहे हैं, फिर ये चले जाएंगे, ठीक, मगर वो भी गए नहीं, वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो पाकिस्तान भी प्रेशर डाल रहा था अमेरिका के ऊपर कि भाई ये आपने हमें कहा था कि इनको टेम्प्रेरी रेजिडेंस दे दें, हमने दे दिया है, अब साल से ज़्यादा हो गया और आप अभी तक यू हैव टेकन देम मोर देन 4 years 3 years, तो ये इनको लें आप। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली स्टॉप कर दिया है, बिकॉज दिस इज द डेमोक्रेट्स पॉलिसी। तो डोनाल्ड ट्रंप, तो उसमें पाकिस्तान का नाम आ गया है। अच्छा, क्योंकि इनमें से बहुत से वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दे बीइंग यहाँ बैठे हुए हैं, और अफगानिस्तान में तो नहीं है, देर ऑल है, और इन इंडिया, और तो तीसरे मुल्क नहीं है जहाँ वो है। तो एक तो ये, तो पाकिस्तान के बारे में अभी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये 2 मुल्क हैं जिनमें से हमने ट्रैवल बैन सोचा है जी। मगर उसमें उन्होंने ये तो थोड़ी सी पक्की बात की थी अबाउट अफगानिस्तान, मगर पाकिस्तान के बारे में ये था कि रिव्यू करेंगे। और वो रिव्यू करना क्या था? रिव्यू मेरे हिसाब से रिव्यू सिर्फ 2 चीज़ें करनी थी। एक ये, इलीगल इमिग्रेंट्स नॉट टेररिस्ट्स। अच्छा। दूसरा ये कि वो लोग जो कि पाकिस्तान में रिहेबिलिटेट हो गए हैं मगर अफगान्स हैं, वो आना चाह रहे हैं, मगर अभी उनको रोकना है या आने नहीं देना फाइनली। अच्छा। तो इस किस्म की बात है। मैं समझता हूँ कि नॉर्मल जो ट्रैवल है फ्रॉम पाकिस्तान, एक तो यहाँ ऑलरेडी जाने से पहले काफ़ी ठीक ठाक कड़ी नज़र से लोग अब आपके वीज़े देखते हैं, आपकी पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये है वो है। वैसे भी अमेरिकनों ने वीज़े देने बड़े टाइट किए हैं, ठीक। तो एक तो ये, फिर ये कि वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ वैसे ही वो आपको अलग कर देते हैं। आप अफगानिस्तान से हों या पाकिस्तान से हों, तो वो आपके ऊपर वैसे ही एक डबल किस्म की नज़र होती है। वीज़ा की क्वालिटी क्या है, क्या करने आए हैं, पहले आए थे, नहीं आए थे, कहाँ रहेंगे, अच्छा। टिकट दिखाएं अपना, ये सारी बातें अब होती हैं, हाँ, अनलेस यूर एन अमेरिकन नेशनल। और अब तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको भी गौर से वो देख रहे हैं जेन्युइनली, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, जहाँ भी हो, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और आप अमेरिका के बाहर गए हैं और वापस आ रहे हैं और आप इन इलाकों में से हैं जहाँ से इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उनको स्पॉन्सर कर लेते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी बड़ी क्लियर कर दी है कि दे आर नॉट वेलकम। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी बहुत तो होगी, बट क्या पाकिस्तानियों को बैन कर दिया जाएगा फ्रॉम ट्रैवलिंग टू द US? नो, आई डोंट थिंक सो। ओके, अच्छा, जो ये अरेस्ट है ये तो मिलिट्री लेवल पे कॉपरेशन की निशानी है। सिविलियन गवर्नमेंट के साथ माजी में भी रब्ता नहीं हो सका, फ़ोन कॉल नहीं आई, लेकिन इस ऐलान के बाद, इस खिताब में शुक्रिया अदा करने के बाद शहबाज शरीफ साहब का जवाबी इज़हार तशक्कुर और इसहाक डार साहब के साथ भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का रब्ता, इस हुकूमत के लिए ये अनएक्सपेक्टेड ठंडी हवा का झोंका या इंश्योरेंस पॉलिसी समझे मोहतात होने की ज़रूरत है या खुश होने की? नहीं, ज़ाहिर है ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था। अच्छा, पहले तो परेशान थे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये काफ़ी ब्लो बैक आ रहा है, ट्रंप को ट्वीट ही ना कर दे, ऐसी बात ही ना कर दे, प्रेशर ही ना पड़ जाए हमारे ऊपर। मगर मेरा ख्याल है जब से ट्रंप साहब आए हैं और जिस किस्म की बातें उन्होंने शुरू की हैं कि यूक्रेन के बारे में, तो मेरा ख्याल है यहाँ इनका ये ख्याल था कि अब मौका मिल रहा है हमें। और जब ये बात आई और ये अब समझ आ रही है ना, ये तो जनवरी की बात है, जनवरी फरवरी की बात है, 1.5 महीना हो गया है इसके ऊपर काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर अगेन। मगर ये मैंने फिर से आपसे कहूँगा कि इसकी कोई परमानेंट नहीं वैल्यू। अच्छा। ये किसी वक्त भी कोई और भी इशू हो सकता है जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप आपके ऊपर फिर कुछ ना कुछ कह दे जिसके साथ आप परेशान हो जाएं। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक इस किस्म की कोई चीज़ है एजेंडे पे जो कि गड़बड़ कर सकती है। अलबत्ता ये है कि और ऐसे इश्यूज हैं जहां इनको और रिलीफ मिल सकती है। ओके, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि क्या मजीद अफराद की हवालगी का मुतालबा हो सकता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को क्या मिलेगा बदले में? मिलेगा क्या? आपको IMF नहीं मिल गया? आपका ख्याल IMF मिल गया आपको? IMF, you know, IMF program can come to Pakistan without the approval of the American administration. और अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, अब रिव्यू चीज़ें चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि अब IMF इतना टफ नहीं होगा जितना पहले था। और पहले भी ओके मिल गया था फ्रॉम द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और टफ
कि आप टफ रहे और मगर लेट डाउन नहीं करना, वी कांट अफोर्ड टू अलाउ पाकिस्तान टू डिफॉल्ट। और मेरा ख्याल है ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की यही पॉलिसी होगी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करना। ये नहीं कि पाकिस्तान को रिवॉर्ड देना है, कोई ज़रूरत नहीं रिवॉर्ड देने की, मगर डिस्टेबलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिटेन रिलेशनशिप स्पेशली सिंस अफगानिस्तान रिमेन्स रेलेवेंट, एक एज अ सोर्स ऑफ टेररिज्म फ्रॉम बाय द IS and second as a source of weapons जो America wants back. So I think at some stage or the other Pakistani diplomacy and military assistance will be required by the Americans. तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें थी, अब उनके पास क्या ऑप्शन है इसके बाद? नहीं, उनके पास पहले भी ये ऑप्शन नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी उस लेवल पे नहीं जाना था जहां उसने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को कहना था कि इमरान खान को छोड़ो। ये तो हो ही नहीं सकता था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे होता नहीं है। अच्छा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस किस्म का प्रेशर पड़ सकता था कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि आप थोड़े बहुत जमहूरियत रिस्टोर करें, कुछ कानून ठीक करें, जुडिशरी को थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस करें, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक करें, कोशिश करें कि आपके जो सियासी इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। इस किस्म की बात चल सकती थी, और ये बातें फिर बंदा ड्रैग ऑन होती है, ये कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं होती। मगर ये है कि आई डोंट थिंक वो अब प्रेशर उस किस्म का आएगा फ्रॉम द अमेरिकन्स। अब इन्होंने दे आर गोइंग टू री एस्टैब्लिश बिजनेस रिलेशनशिप between the security establishments of America and Pakistan. यानी पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हुई है इस ऑपरेशन, मतलब कमज़ोर नहीं होगी, कमज़ोर नहीं, मुस्तहकम हो सकती है या नहीं हो सकती। आई कांट से। डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर। आज वो आपकी तारीफ़ कर गया, कल को फिर वो कोई ऐसी बात कर देगा जिसके साथ PTI कैंप के अंदर लुड़ियाँ पैनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ परेशानी हो जाएगी। मगर मेरा अपना एनालिसिस ये है कि लुड़ियाँ अपनी जगह थे, परेशानी यहाँ पर जगह थे, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करना किसी स्टेज पे भी। ठीक है, दैट्स द फाइनल वर्ड अबाउट दिस। अच्छा, मीनवाइल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर जैसे हमने तस्करा किया बढ़ चुकी है, पहले से अटैक्स भी ज़्यादा हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद TTP की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में बढ़ी हैं। ये जो बन्नू अटैक है इसने हिला के रख दिया है, और इसकी जो जिम्मेदारी है वो एक गैर मारूफ तंजीम कबूल करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, और क्या आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होगा? टेररिज्म तो बढ़ चुका है ना, ऑलरेडी 100% इंक्रीज हो गई है ओवर 50 ईयर पिछले साल, तो वो तो बढ़ गया है। और अभी आपने देखा जिस तरीके से ये अटैक्स हो रही हैं और सुइसाइड अटैक्स बढ़ रही हैं, तो वो तो अब नजर आ रहा है कि दिस इज गोइंग अप। मगर यहाँ से आपको कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं मिल रही, आपको नजर नहीं आ रही ना। और बातें हो रही हैं जी, नेक्टा ये कर रहा है, नेक्टा वो कर रहा है, बट ऑन द ग्राउंड आपको नहीं नज़र आ रहा ना एन अटेम्प्ट टू। सारा कुछ ये वो कर जाते हैं तो फिर आप भागदौड़ थोड़ी शुरू करते हैं, स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कंडेमनेशन के, मगर कोई प्रीएम्प्टिव किस्म की कोई पॉलिसी अभी नहीं बनी यहाँ। अगर बनी भी होगी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो नज़र नहीं आ रही, अगर नज़र नहीं आ रही तो कामयाब नहीं है। सो यू नो दे रियली हैव टू। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बड़ी सीरियस इशू है। जब दो नेबरली गवर्नमेंट्स फैसला कर लें कि आपको हमने चैन से नहीं बैठने देना जी, एक वेस्ट पे और एक ईस्ट पे, इंडिया और अफगानिस्तान, ठीक, और आपके मुल्क के अंदर अंदरूनी हालात में आपकी डिविजन्स हों इतनी, जिस किस्म की आपकी डिविजन्स हैं, और आपकी जो हुकूमत है, ये जो सेटअप है, उसके ऊपर लेजिटिमेसी का एक सवाल खड़ा हुआ, तो ये तो इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल दिस सिचुएशन। इन ऑर्डर टू हैंडल एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, फर्स्ट यू नीड यूनिटी within yourself. You need a unity, then you need a unity command, not just an agreement कि we are all agreed, कोई लड़ाई झगड़े हम नहीं कर रहे, but you also need a unity of command. Then you also need to take some very drastic actions. अब यहाँ क्या करेंगे? ये अफगानिस्तान में जाके ऑपरेशंस तो कर नहीं सकते, जो अमेरिका ने किया था, बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिए। अब ये तो नहीं कर सकते ना, दे कांट सेंड फोर्सेस इनटू अफगानिस्तान टू कि तालिबान के जो हाइडआउट्स हैं वहाँ जाके अटैक करें, और जो जहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो फाइटर्स हैं उनके जो कैंप्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर वहाँ बमबारी करें। तो एक आध बारी करके उसके बाद वो शोर पै जाता है, तो वो तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो वो तो पॉलिसी अभी नहीं बनी कि हमने ये जंग को लेके जाना है आगे जी। अभी तो शायद अगर कोई पॉलिसी बनेगी या बन सकती है तो वो तो यह है कि सेलेक्ट टारगेट्स, बट नॉट अ मिलिट्री कैंपेन। तो वो प्रॉब्लम है ना। तो अब ये कैसे इसको डील करेंगे? बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो है वो तो अब सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एडेड एंड अबेटेड बाय फॉरेन पावर्स, ये तो इसमें अब कोई शक नहीं है। उनके ग्रीवेंसेस भी बड़े बढ़ गए हैं, सिविल सोसाइटी उनकी जो है वो भी उनके साथ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन बिकॉज ऑफ
वेरियस इश्यूज लाइक डिसअपेयरेंसेस एंड सो ऑन, और वो इनेविटेबल होता है। जहाँ मिलिट्री ऑपरेशन होंगे वहाँ डिसअपेयरेंसेस होंगे, कश्मीर में होंगे डिसअपेयरेंसेस, बलूचिस्तान में होंगे डिसअपेयरेंसेस, जहाँ भी मिलिट्री ऑपरेशन होगा अगेंस्ट इंसर्जेंट्स और अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर्स और अगेंस्ट सेसेशनिस्ट, जो भी आप उनको कह लें, और जहाँ जहाँ वो जाएंगे, जहाँ जहाँ वो उनके कदम नज़र आएंगे, जो जो उनको पनाह देगा, जो उनको खाना पीना देगा, जो तो सबको वो पकड़ के ले जाते हैं। दिस हैपन्स एवरीवेयर वेयर देयर आर मिलिट्री ऑपरेशंस। दैट्स व्हाई वो कहते हैं ना कि जहाँ मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हो वहाँ मार्शल लॉ होता है, वहाँ बहुत सी ऐसी चीज़, वहाँ नॉर्मल कानून नहीं चलता। हाँ, देखिए ना, एक बंदा है, उसका चौथा रिश्तेदार जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बंदा है, वो ऑपरेशन करने आया विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। उसने एक रात किसी तो रिश्तेदार के यहाँ पहुँच कर कहा मुझे पनाह चाहिए, एक रात रोटी दो, सुबह से चले जाएंगे। वो ना तो कर नहीं सकता, अगर वो ना करता है तो वो मारा जाता है इधर, अगर उनको पनाह देता है तो इनको पता चल जाता है मिलिट्री अथॉरिटीज़ को, तो वो कल उसको पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं दस ना कौन आया सी, कितने आए सन, कितने थे, कहाँ से आए थे, आपने क्यों हेल्प की, उसको पकड़ के रख लेते हैं। तो ये इनेविटेबल होता है ये। तो मैं समझता हूँ इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जब तक इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के तल्लुकात क्विड प्रो को के बेसिस के ऊपर नहीं तय होंगे, उस वक्त तक इंडिया विल सपोर्ट secessionist movements and terrorism in Pakistan, and so will Afghan Taliban. तो ये this is why it requires a very major shift in strategic thinking. Right. But मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बड़े problems हैं, हमारी सारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि हम मेजर strategic shifts नहीं कर पाते। Because उसके लिए जिस किस्म की domestic strength और unity चाहिए, और within the forces also, because 70 साल से एक बात सिखाई जा रही थी, और अब उसको आप चेंज करें तो कि जी हमने तो इंडिया के साथ अमन करना है और हम कश्मीर छोड़ रहे हैं और वो बलूचिस्तान छोड़ देंगे, ये कौन कहेगा? It's too late for this. ये तो इसलिए ये अनफॉर्चुनेटली ये दिस विल एंड अप इन अ मोर डिफिकल्ट सिचुएशन। और हमेशा जो इनकलाबी किस्म की फैसले होते हैं वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है, जहाँ वो लॉ ऑफ नेसेसिटी जो है वो प्रिवेल करता है कि और कोई चारा नहीं था तो ये करना पड़ा। अभी तो लोग अपने सारा वक्त ड्राइंग मोड पे बैठ के अपने ऑप्शंस कंसिडर करते रहते हैं। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो इंटरनल फैक्टर है वो बड़ा डेंजरस है। सेठी साहब, अभी तक हमने कोई जॉइंट एफर्ट नहीं देखी या पॉलिटिकल विल नहीं देखी। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं सबसे पहले पेशावर में बैठी जो हुकूमत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो विफाक के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ है। ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना, यूनिटी नहीं है, ये तो आपस में लड़ रहे हैं ना। हाँ। अगर यूनिटी होती तो ये गड्ढापुर ये ना कहता जी कि जी मैं जा रहा हूँ बात करने वक्त हम लेके जाएंगे, और ये ख्वाजा आसिफ ये ना कहता जो वो कह रहे हैं आप तो कर ही कुछ नहीं रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, ऐसे लगता है कि आपने उनको पनाह दी हुई है, इसीलिए फिर आईजी को चेंज करना पड़ रहा है। तो ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो इसको कैसे दूर किया जाए? ये नहीं ना, ये दिस इज द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। ये है वो प्रॉब्लम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का, ये है वो फॉल्ट लाइन जिसकी वजह से हमारा मुल्क सफर कर रहा है और दहशतगर्दी की लहर बढ़ती जा रही है। और सेटलमेंट होनी चाहिए, हल तभी सेटलमेंट जो है बेसिकली दिस हैज टू बी बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान्स पीटीआई। दिस इज दैट डीप रूटेड, दिस इज दिस मच डीप रूटेड। वापस आते हैं हम एक ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, अब सवाल शामिल कर लेते हैं। शांगला से एक क्वेश्चन आया है और वक्त हमारे पास मुख्तसर होगा। फजल हादी साहब, हमने जितने भी फॉरेन लोन्स लिए हुए हैं और अब हर साल बजट में हमारी मईशत का जो 50% पैसा है वो हम सिर्फ सूद के तौर पर देते हैं। जैसा कि पिछले साल का जो बजट था हमारा 18,500 अरब का, उसमें तो 9,500 अरब तो हमने सिर्फ सूद का पैसा दिया फॉरेन लोन्स के ऊपर, और बाकी जो पैसा हमारे पास बचा तो हमने अपने इदारों के ऊपर लगा दिया। अब जैसी जैसी हमारी मईशत बढ़ती जाती है तो इसके पीछे तो 50% पैसा वो सूद का भी बढ़ता जाता है। हमने मुल्क को इस तरह चलाना है, फिर तो हमें डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिटी साहब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या सिटी साहब पाकिस्तान के मुस्तकबिल में कोई मोड़ तुम्हें ऐसा भी नज़र आता है कि जहाँ पे हम कहें कि वाकई अब पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी ममालिक से कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं है, और जितने लोन्स हमने लिए हुए हैं इसको भी हम थोड़ा थोड़ा या एक साथ वापस कर दें, और फिर उसके बाद पाकिस्तान से भी हम कतर और दुबई जैसा हीरा बना दें? कोई चांस नहीं है आप कतर और दुबई बन सकते हैं। क्यों? आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप ये सारे जो लोन्स हैं ये वापस कर दें। ये आप और लोन्स लेंगे इनको वापस करने के लिए, तो फिर मसला कैसे हल होगा? एक ही रास्ता है, कोई दो रास्ते नहीं हैं। वो रास्ता नहीं है कि और लोन्स लेके इनको दिया वापस किया जाए, वो तो आपको नज़र आ रहा है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ही रास्ता है, और दुनिया का वो कौन सा रास्ता है जो आपको भी अपनाना पड़ेगा,
और उसमें किसको कुर्बानी देनी पड़ेगी और किसको नहीं देनी पड़ेगी। वो ये है कि इस वक्त आप अगर 100 रुपये आपकी मुल्क की आमदन है तो आप 10 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो ये 10 का काम नहीं चलेगा, ये 20 देने पड़ेंगे। हर डेवलप्ड कंट्री जो है इंडिया से लेके आगे, इंडिया का जो है वो 15% तक 15-18% तक पहुंच गया अब, कि अगर उनके 100 रुपये उनकी आमदन है तो वो 18 रुपये तक टैक्स GDP रेशो आ गया वहाँ। जितने ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा कर्ज़े लेने की फिर नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि कर्ज़े लेने के लिए ये भी होता है क्योंकि ज़्यादातर आप इंपोर्ट करते हैं, तो अगर बाहर की चीज़ें महंगी हैं तो फिर आपके ज़्यादा कर्ज़े लेने पड़ते हैं उनको पे करने के लिए। तो अब अच्छी बात है कि इस वक्त कुछ सख्ती की है इन्होंने ऑन इंपोर्ट्स, और कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं ताकि पैसा इनके पास रीपे करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज हो। अब मगर वो एक हद तक ही है, हमारी कोई एक्सपोर्ट कैपेसिटी कोई इतनी ख़ास बढ़ नहीं रही है। और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जो अभी तक आई नहीं है, अभी तो उल्टा हो रहा है, मगर अगर आएगी भी किसी स्टेज पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएगी या, तो फिर वो पैसे भी, अपनी प्रॉफिट्स भी बाहर ले जाएगी। तो वो इट्स अ मिक्स ब्लेसिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये ख्याल है कि वी हैव टू रेज टैक्सेस मिडिल क्लास के ऊपर नहीं, दैट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस जो हैं, जो कारोबार लोग करते हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए आपको। प्रोफेशनल्स जो हैं, देयर आर स्मॉल माइनॉरिटी इन दिस कंट्री, और उनसे आप ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते, ना ही तो वो करनी चाहिए। आपको टैक्स रेजीम हर दुकान, हर सेल्स आउटलेट जो है वहाँ आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। एक तो ये कि वो तैयार नहीं है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो धमकी देते हैं, ये जो तबका है। दूसरा ये है कि आपकी टैक्स मशीनरी जो है वो भी बेसिकली इज़ करप्ट, और वो नहीं ये करना चाहते, और अगर करें भी तो वो करप्शन में वो मुब्तला हो जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली यू हैव टू रेज़ योर टैक्स GDP रेशियो। टैक्सेस ज़्यादा बढ़ाएंगे, कर्ज़े कम होंगे, लोगों के लोन्स वापस होंगे, मईशत चलेगी। मगर वो अभी सूरत हाल हुई नहीं। अभी तो इन्होंने टैक्स रेट्स इतने बढ़ा दिए हैं कि जो दे भी रहा था वो भी सोच रहा है कि कैसे चोरी की जाए। तो ये भी एक गलत पॉलिसी थी, मगर ये IMF इंसिस्ट कर रही है, उनका एक फ़लसफ़ा है। मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए था रेजिस्ट करना, और मगर इन्होंने हाथ नहीं लगाया उन जगह पे जहाँ ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सियासी तौर पे ये इनमें से वो सेक्टर्स हैं जो कि सियासी तौर पे और सपोर्ट करते हैं इस अरेंजमेंट को, दिस हाइब्रिड गवर्नमेंट को। तो फजले हादी साहब, ये मुल्क फजले रब्बी से चल रहा है, आपने जवाब जाना। हमारे पास वक्त मुख्तसर। जावेद से आपने सवाल भेजा, साजिद मलिक साहब सऊदी अरब से, लुकमान सिद्दीक अटक से, और उमर फारूक साहब बूरे वाला से। आप अपने जवाब के लिए आने वाले शोज़ का इंतज़ार कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।